हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो फुल फ्लेज क्लास है वो आज से शुरू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मैं सी पंकज खिलेरी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जो वो पढ़ाऊँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये बात नहीं करेंगे कि इसके अंदर टॉपिक क्या क्या कवर है या सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इन जनरल अगर कोई भी आदमी जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े तो वो क्यों पढ़े और क्या उससे बेनिफिट होगा, क्या ये जब तक हम सीए कंप्लीट कर रहे हैं या सीएमए कंप्लीट कर रहे हैं या सीएस कंप्लीट कर रहे हैं तभी तक यूज होगा या ये हमारे पूरे लाइफ के अंदर काम आएगा। हमारा मेन जो मोटिव है आज वो यही डिस्कस करना है कि ये जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हमारे साथ कब तक रहेगी। क्या ये इसी पीरियड तक रहेगी, मतलब जब तक हम कंप्लीट ना कर ले एग्ज़ाम, या फिर ये थ्रू आउट द लाइफ जो वो हमारे साथ रहेगी। देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि ये जो बिज़नेस है इस दुनिया में जितने भी हैं इनको अगर मोटे तौर पे देखें तो ये दो एरा में बाइफरगेट कर सकते हैं, एक सेल एरा और एक मार्केटिंग एरा। सेल एरा कैसा था? पुराने टाइम में क्या करते थे, प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए। जो प्रोडक्शन करोगे वो हम सेल कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे वो हम सेल करेंगे। घर घर पे जाके सेल करना पड़े या किसी भी तरीके से सेल करना पड़े हम सेल करेंगे, कस्टमर को चिपका देंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उससे मतलब नहीं, आप बस प्रोडक्ट बनाइए, हम उसे सेल करेंगे। आज से अगर आपने बचपन में देखा होगा कि घर पे आते थे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ये डिक्शनरी वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो वो घर पे आके सेल करते थे क्योंकि उनको सेल करना था। बस प्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद में गुड्स जो वो सेल कर दिया। फिर सेकंड जो आया एरा वो मार्केटिंग एरा, हम मोटे तौर पे देख रहे हैं। फिर इसको धीरे धीरे लिंक करेंगे हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से, मॉडर्न कॉस्टिंग से। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा गया, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम बदल के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ, और क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से आपके सिलेबस के अंदर ये सब्जेक्ट जो वो इंट्रोड्यूस किया गया। मार्केटिंग जो है ये क्या है, मार्केटिंग के अंदर इन्होंने पूरी अप्रोच जो है वो चेंज कर दी। जो सेल अप्रोच थी वो किस पे बेस्ड थी, प्रोड्यूसर पे बेस्ड थी कि आप प्रोड्यूस करो हम सेल करेंगे। मार्केटिंग ने जस्ट ऑपोजिट कर दिया, उन्होंने कहा कि सबसे प्राइम जो है वो कस्टमर है, सबसे पहले पता करो कि कस्टमर क्या चाहता है। उससे जब ये पता चल जाए कि वो क्या चाहता है फिर वो देखो कि हम प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। पता करो कस्टमर से कि वो कितना पैसा दे सकता है, फिर उसके बाद में देखो कि क्या हम इसे उतने पैसों में बना के अपना मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। जबकि सेल के अंदर क्या करते थे, हम प्रोडक्ट जो वो हमारा बना देते थे और उसके बाद में जो प्रॉफिट चाहिए वो उतना प्रॉफिट हमने ऐड किया और सेल कर दिया। यहाँ मार्केटिंग के अंदर क्या किया, जस्ट ऑपोजिट कि कस्टमर कितना पे करना चाहता है उसके हिसाब से हम कितने में, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो क्वालिटी उससे जो रिक्वायर्ड है उस क्वालिटी को क्या वो जितने पैसे दे सकता है उतने पैसे में हम बना सकते हैं नहीं बना सकते, और उसके बाद में हमारा मार्जिन जो वो बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो ये जो है ये दो एरा रहे, सेल और मार्केटिंग। आज के टाइम में कौन से एरा में हम, मार्केटिंग एरा में हम अप्रोच करते हैं प्रोडक्ट के लिए, हम सर्च करते हैं, अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे तो हम हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्च करेंगे और हमारे जो हमने जो सर्च कर दिया उससे रिलेटेड वो जो है वो हमें बेचते रहेंगे। आज भी मार्केटिंग चल रही है और मार्केटिंग आज भी लीड रोल में है, लेकिन आज कस्टमर सबसे प्राइम है। पहला कस्टमर सेटिस्फाई है। आज के टाइम में जो क्वालिटी वगैरह सब पे इतना ध्यान दिया जाता है कि भाई कस्टमर डिससेटिस्फाई ना हो, कस्टमर हमसे जुड़ा रहे। आज से अगर थोड़े टाइम पहले की बात करें तो जब मोबाइल नए थे तो उसमें आप देखते होंगे कि रिपेयर वगैरह, कंटिन्यूस रिपेयर वगैरह की दिक्कतें आती थी कि आज मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम, आज मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम, आज मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम। आज के टाइम के अंदर आपने अगर मोबाइल परचेज किया तो 4-5 साल तक आपको शायद रिपेयर के लिए जाना ही ना पड़े। हो सकता है किसी को जाना पड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आज के टाइम में मोबाइल को रिपेयर के लिए ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इवन जो चार्जर रहता है वो भी आपका कंटिन्यू चलता रहता है, जब तक कि आप उसे फेंक ना दें तब तक वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है, या फिर अनलेस आपने एप्पल का प्रोडक्ट नहीं खरीदा है तो आपका चार्जर जो वो कंटिन्यू चलता रहता है। रीज़न क्या है, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर सबसे प्राइम रोल में, कि कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अब इससे क्या हुआ, पहले के टाइम में क्या करते थे, हम हमारी कॉस्ट पहले कैलकुलेट करते, फिर हमने प्रॉफिट ऐड किया और हम हमारे सेल प्राइस जो वो डिसाइड करते हैं। आज के टाइम में क्या है, सेल प्राइस तो पहले से ही मार्केट दे देता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो
₹10 में सेल होगा। 10 रुपीज़ से ज़्यादा इस प्रोडक्ट की कोई भी नहीं ले सकता। रीज़न क्या है, आपके पास वाला शॉप वाला उसे ₹10 में सेल कर रहा है। सपोज ये पेन है 10 रुपीज़ के अंदर पास वाला सेल कर रहा है, आप उसे 11 में सेल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट है वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है लेकिन कंपटीशन परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ आसपास में बहुत सारी शॉप है जिसके अंदर ये ₹10 में सेल हो रहा है। अब आप इसे 11 में सेल कर सकते हैं क्या? नहीं। जस्ट कैलकुलेशन रिवर्स हो गई। आज प्राइस पहले डिसाइड हो गई, बाद में हमें प्रॉफिट उसमें से हटा के कॉस्ट जो है वो डिसाइड करनी है। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये एक विलेज है छोटा सा, इसके अंदर क्या था, पहले ये एक ही शॉपकीपर था, पहले ये एक ही शॉपकीपर था और ये क्या करता, इसके सेल प्राइस थे सपोज 12, प्रॉफिट इसका था 4 और कॉस्ट इसकी थी 8 रुपीज़। ये इसकी सिचुएशन थी, ये इस तरीके से चल रहा था। या फिर यूँ कहें, ये कैलकुलेशन भी नहीं थी, पहले इसकी क्या कैलकुलेशन थी कि कॉस्ट लगी 8 रुपये, प्रॉफिट चाहिए मुझे 4 रुपये और सेल करना पड़ेगा मुझे कितने पे, 12 पे। अब कल को उसको थोड़ा और लालच आया कि थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो क्या करता कि कॉस्ट लग रही 8 रुपये, प्रॉफिट चाहिए 5 रुपये, तो सेल प्राइस कर दी 13 रुपये। क्या ऐसा कर सकता था? कर सकता था, क्योंकि गाँव के अंदर एक ही शॉप थी। आज के टाइम में 2, 3, 4, 5 ऐसी बहुत सारी शॉप है। अब ये 12 रुपये में सेल कर रहा है, अब इसको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा चाहिए, क्या ये 13 रुपये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि उसके पास वाला जो है उसे इसी प्रोडक्ट को कितने पे सेल कर रहा है, 12 रुपीज़ में। अगर ये 13 करने को गया तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं बात? क्यों खरीदेगा कोई, जब पास वाला जो है वो 12 रुपये में दे रहा है, तो कोई इससे 13 रुपये में क्यों खरीदे, 13 रुपीज़ क्यों पे करें, कोई पे नहीं करेगा। तो आज जो है वो मार्केट कैसा हो गया कि 12 रुपीज़, मतलब आप 12 रुपीज़ ही पे कर ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। क्लियर? अब अगर इसको प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे क्या करना होगा कि सेल तो मैं 12 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकता, अगर इसे प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो इसे कॉस्ट क्या करनी होगी, 7, और प्रॉफिट जो कितना होगा, 3। अब हम बात करेंगे, जैसे कुछ कंट्रीज है जिन्होंने क्या किया, कॉस्ट और क्वालिटी पे फोकस करके पूरा का पूरा कंट्री है जो डेवलप हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं चाइना। पॉपुलेशन इंडिया के बराबर, ऑलमोस्ट इंडिया से ज़्यादा। क्लियर? रिसोर्सेज इंडिया से बाद में आज़ाद हुआ। अगर बात करें रिसोर्सेज की, इंडिया से बाद में आज़ाद हुआ। और इंडिया के अंदर जो फॉरेनर जिन्होंने रूल किया, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडिया को इतना लूटा नहीं था जितना चाइना को लूटा गया। मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। जब आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर माओ वगैरह के टाइम की बात करोगे तो वहाँ लेबर को वो क्या करते थे, इतना पैसा देते थे कि वो सिर्फ जिंदा रह सके। और थ्योरी चलती थी उस टाइम के अंदर कि भाई ज़्यादा पैसा दोगे तो वो एंजॉय करने लग जाएगा, काम नहीं करेगा। उनको इतना पैसा दो सिर्फ कि वो जीवित रह सके। ये सिचुएशन थी किसकी, चाइना की। रिसोर्सेज के मामले में कुछ भी नहीं, और कोई भी तरीके का कोई सिस्टम जो था वो नहीं था। माओ आया, माओ ने क्या किया था, माओ ने कहा कि जिन जिन लोगों के पास, जो पैसे वाले थे और जो गरीब थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फासला था। मतलब जो गरीब थे वो बहुत गरीब थे और जो पैसे वाले थे वो बहुत पैसे वाले थे। माओ ने कहा कि जो जो पैसे वाले सबको काट डालो, लूट का दो। और एक्चुअल में किया, उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने वैसा ही किया, जो जो पैसे वाले थे उन सबको काट डाला और उनकी प्रॉपर्टी जो वो उन लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये सिचुएशन थी, इस तरीके की उनके अंदर गरीबी थी। या एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि चाइना के अंदर 2-3-4 साल कंटिन्यू जो है वो ख़राब सिचुएशन हो गई। मतलब कि फसल जो है वो क्रॉप नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी और अनाज जो वो कम पड़ने लगा। तो उन्होंने एक अपनी रिसर्च टीम बनाई कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जिस वजह से ये हो रहा है। उस रिसर्च टीम ने क्या किया था, न्यूज़पेपर के अंदर एक चिड़िया का फोटो दिया था कि ये जो चिड़िया पर्टिकुलर, ये चिड़िया जो है वो हमारा अनाज जो है खा जाती है। पूरा चाइना मिलके उस चिड़िया को मार दिया, उस चिड़िया को अपने पूरी कंट्री से हटा दिया। वो जो चिड़िया थी वो पूरे चाइना से हट गई। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके की भूखमरी होगी कि उन्होंने, किस तरीके की गरीबी होगी कि उन्होंने इतने मास लेवल पे इतनी चिड़ियों को मार डाला। क्योंकि वो उनको पता था कि अगर इनको नहीं मारेंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। आज के टाइम में देखें तो चाइना
ऑलमोस्ट अमेरिका से कम्पीट कर रहा है। और ऑलमोस्ट नहीं, आज हम इंडिया वगैरह जो भी है, अमेरिकन वगैरह जो सारे है, बाकी पूरी जो वर्ल्ड है वो कह रही है कि हम चाइना को बाइकआउट करेंगे। कोरोना जो है वो चाइना से हुआ और सारा कुछ बाइकआउट करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि आज जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो चाइना से प्रोड्यूस हो रहा है। और एज ए कस्टमर हम स्वदेशी के लिए कर सकते हैं कि भाई हमारे देश में बनी चीज़ हम खरीदेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फासला हो जाए कि एक मोबाइल 10,000 के अंदर और वही इंडिया का बना हुआ वही फंक्शन के साथ मोबाइल जो 40,000 50,000 कॉस्ट पे पड़ रहा है, कौन खरीदेगा? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडिया में भी तो आखिर लोग जो उनके पास भी तो इतना पैसा नहीं है। समझ पा रहे बात? हर छोटे से छोटे दीपावली के टाइम के अंदर लोग कहते हैं कि भाई अब इंडिया में बनी हुई जो लाइटें वो लीजिए। कॉस्ट के अंदर इतना ज़्यादा चेंज है कि जिसकी वजह से हम मजबूर होके जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, भाई आप अच्छी खासी फैमिली से आप इंडिया को प्रेफर कीजिए, इंडिया की चीज़ें जो ले सकते हैं। लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली है तो उसे तो कम कॉस्ट वाला प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ेगा, और कम कॉस्ट में सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट ही अवेलेबल होगा। जो बेसिक प्रोडक्ट यहाँ 100 रुपये में, कैलकुलेटर अगर बात करें, जो कैलकुलेटर चाइना से बन के वहाँ से उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स दिया है, इंडिया में रिटेलर ने पैसा लिया, बीच में जो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने बीच में अपना अर्निंग की है, वो सारा मिला के, मतलब अगर सपोज उन्होंने अपना प्रोडक्ट वहाँ से सेल किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, एक्सपोर्ट टैक्स दिया होगा अपने चाइना में, या सपोज वो नहीं दिया तो इंडिया के अंदर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी दी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर, सपोज 2 चेन ही है तो 2 डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कमीशन लिया होगा, उसके बाद में रिटेलर जो लास्ट है उसने अपना कमीशन लिया होगा, उसके बाद में वो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिया में 100 रुपीज़ में सेल हो रहा है। मतलब वहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चर करके इंडिया तक पहुँचा के बीच में सब लोगों को खुश करके 100 रुपये में सेल कर दिया कस्टमर को, और इंडिया में वही प्रोडक्ट वही कैलकुलेटर बन के इंडिया के लोगों को पास पहुँचने में 300 से 400 रुपये की कॉस्ट आती है। तो हम किस तरीके से कम्पीट कर सकते हैं? तो चाइना ने क्या किया, किस तरीके से ये चाइना जो है ये इस तरीके की सिचुएशन में आया, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आज की जो क्लास है उसके अंदर आपको पर्टिकुलर मैं टॉपिक वगैरह का नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वो क्यों पढ़ेंगे और क्या क्या कारण थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह ऐसे नाम जो है वो दिए गए। सबसे पहला रीजन जो था वो लेबर। चाइना का मैंने जो एग्जांपल है वो इसलिए लिया क्योंकि चाइना और इंडिया अगर देखें ना तो दोनों सेम नाव पे, मतलब वो दोनों जो है वो सेम कश्ती पे सवारी कर रहे हैं। लाइक इंडिया में जैसे पॉपुलेशन जाता है चाइना में वैसा ही पॉपुलेशन जाता है। क्लियर है? कंट्रीज जो है वो 2 तरीके से हम बाइफरगेट कर सकते हैं। कैपिटल, जो एक तो कंट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं, कैपिटल रिच कंट्री जिनके पास कैपिटल काफ़ी है। और एक होती है लेबर रिच कंट्री जिसके अंदर रहता है इंडिया और चाइना, जिसके पास लेबर बहुत है। क्लियर? बिजनेस करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, या तो आपके पास पैसा बहुत है तो कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर आपके पास लेबर बहुत है तो भी आप कोई भी बिजनेस जो वो शुरू कर सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके, कुछ लेबर रिलेटेड बिजनेस होते हैं, कुछ कैपिटल रिलेटेड बिजनेस होते हैं। अमेरिका जो है उसके पास कैपिटल काफ़ी है और इंडिया और चाइना जो है इनके पास लेबर काफ़ी है। इन्वेस्टर जो है वो वहाँ से इंडिया में भी आ सकता है और इन्वेस्टर वहाँ से आके चाइना में भी आ सकता है। क्लियर है? दोनों जगह सिचुएशन सेम थी, लेकिन लोगों ने प्रेफर किया चाइना को। रीजन क्या था? इनके लेबर की क्या थी? एफिशिएंसी थी। इंडिया के लेबर की क्या थी? एफिशिएंसी नहीं थी। इस एफिशिएंसी का अगर अपन रूट देखें, कारण देखें कि किस वजह से ये एफिशिएंसी थी, तो इसका रीजन है इनका एजुकेशन सिस्टम, इनकी मॉरलिटी। एजुकेशन सिस्टम मतलब हम इंडिया में भी तो पढ़ रहे हैं। इंडिया में अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है, अभी नई एजुकेशन सिस्टम आया है और होपफुली ये अच्छा हो, होपफुली ये काफ़ी अच्छा हो। मतलब जैसा डॉक्यूमेंट के अंदर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रियल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इंडिया मात खाता है। बाकी जो नई एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छा दिया। एजुकेशन के मामले में बात करें तो एजुकेशन में क्या है, इंडिया में अगर कोई बंदा आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन के बाद में 15 साल की स्टडी के बाद में उस बंदे को कहीं पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते।
अनलेस अदरवाइज वो सरकारी नौकरी में न चला जाए। बाकी उसने पढ़ा मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें, जिसका उसे पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकली यूज कहाँ करना है। उसने पढ़ा इतिहास, उसने पढ़ा जियोग्राफी, लेकिन उसको पता ही नहीं यूज कहाँ करना है। उसने सिर्फ उन चीज़ों को बस पढ़ा है, जो दिया उसको रट लिया, बस लिख दिया, मार्क्स ले आया, आगे चल गया, 80% है, 90% है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि उस नॉलेज का, पर्टिकुलर नॉलेज का यूज कहाँ है। दूसरा कारण है कि हमने कामों को बाइफरकेट कर दिया कि ये काम करेगा वो अच्छा है और ये जो काम करेगा वो बेकार है। लाइक आप डॉक्टर हैं, आप बढ़िया IIT वगैरह किए हैं तो बढ़िया है, CA किए हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप छोटे काम कर रहे हैं लाइक माली हो गया या ये हो गया तो ये काम बेकार है, ये लेबर क्लास है। ये हमने इस तरीके की मेंटलिटी क्रिएट कर दी। जबकि चाइना में क्या है, अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आप अपना उस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, उसी के अंदर कुछ नया कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और इक्वली है। वहाँ पर जो घास काट रहा है वो भी इक्वली है, और जो बड़ी कंपनी में CEO है वो भी इक्वल है, वो अपने अपने काम कर रहे हैं और दोनों की रेस्पेक्ट सेम है। यहाँ पर इंडिया में क्या है, एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से हो गया कि भाई जो ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा वो बेस्ट है। सिर्फ मार्क्स की कंपटीशन चलने लगी कि भाई मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। जिसके 95% हो गए वो 90% से ज़्यादा है, मतलब जिसके 90% आए उससे ऊपर है, जिसके 80% आए उससे ऊपर है। और हमने इसी तरीके से मार्क्स एकमात्र क्राइटेरिया रख दिया। हमने कहाँ खो गए, कहाँ हम पीछे रह गए, स्किल डेवलपमेंट में। स्किल कोई डेवलप की नहीं। लाइक जो 15 साल की एजुकेशन के बाद में अगर अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकता है, उसे 15 साल की एजुकेशन के बाद में अगर उसे 10-10 साल इंतजार करना पड़ता है कि सरकारी नौकरी लगेगी तो लगेगी, नहीं तो बाकी में कोई काम का नहीं। अगर स्किल डेवलप की होती तो उस केस में क्या होता कि वो उसे किसी सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर देता। सबसे पहली दिक्कत है स्किल। दूसरा जो है वो क्या हुआ, बिजनेस जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या, सरकारों ने अच्छे पॉलिसी बनाई, ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिसी जो है वो बेकार बनाएगी। लाइक एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं, जैसे मुद्रा स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने कि भाई मुद्रा स्कीम, जो छोटा बिजनेस है, जो अपना लघु उद्योग करना चाहता है, कीजिए, हम आपको फंड जो देंगे और कम ब्याज दर पे देंगे, 5%, 6%, 7%, 8%, ऐसी ब्याज दर पे आपको पैसा प्रोवाइड करवा देंगे। बस आप अच्छा बिजनेस कीजिए। आप खुद एम्प्लॉयड हुई, आपके खुद के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आपका अगर बिजनेस जो डेवलप होगा तो 2 और लोगों को, 3 और लोगों को आप क्या करोगे, रोजगार दोगे। लाइक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑफिस खोल के बैठेगा तो वो खुद तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिला ही है, उसके अलावा 2-3 लोगों को और वो एम्प्लॉयमेंट देगा, अपने यहाँ पर काम करने के लिए देगा। तो एक ही साथ 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये स्कीम थी गवर्नमेंट की और बहुत अच्छी स्कीम थी। लेकिन ये जो है एक्चुअल अगर डाटा देखोगे, भाई ऑफिशियल डाटा कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एक्चुअल अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, या फिर जैसे मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ तो मेरे को पता है कि किन किन लोगों ने लोन लिए। इनमें से जो 80% लोन है, यार 80 भी नहीं बोल सकते, 90% जो लोन है वो बिजनेस के लिए लिए ही नहीं गए। ये लोन इस वजह से लिए गए क्योंकि यहाँ सस्ते पड़ रहे हैं। ना कोई ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं करना, कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा पैसा आपको मिलेगा, आप उसको जहाँ चाहो वहाँ यूज कर लो, चाहे तो आप किसी को और को उधार दे दो। वहाँ से आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से, तो उससे कम तो कहीं ब्याज चलता नहीं है। सबसे कम से कम में 1.5% चलता है, अगर बैंक को छोड़ दें तो बाकी 1.5% मिलता है। 1.5% के हिसाब से 18% हो गया साल का। 18% आपको ब्याज मिलेगा, आगे वाले को देना है, गवर्नमेंट को देना 5%, 6%, जिसकी भी वापस सब्सिडी और मिलेगी, और पैसा आपके तो लिए अर्निंग हो गई। और लोन जो है वो बैंक किसको प्रेफर करेगी, जिसकी फाइल पहले से स्ट्रॉन्ग, उसको प्रेफर करेगी। भाई 2 लोग हैं अगर लोन लेने के लिए जा रहे हैं, सपोज मेरे सारे रिटर्न फाइल है, GST में मेरा अच्छा खासा टर्नओवर है, सब कुछ दिख रहा है, तो मैं अगर लोन लेने जाऊँगा और कोई और लेने जाएगा तो जाहिर सी बात है बैंक जो वो मुझे लोन देगी। तो इसके अंदर क्या किया, सब लोगों ने मिलके, मतलब कि जैसे बैंक मैनेजर वगैरह सारों ने मिलके अपना जो भी है सेटलमेंट कर करा के जिनको लोन देना था उनको दे दिया, और जिनको एक्चुअल में लोन मिलना चाहिए उनको लोन मिला ही नहीं। क्लियर है। सेकंड यहाँ पर जैसे दिक्कत आई,
लोन दे दिया लेकिन स्किल डेवलप नहीं की गई। ये कि ऐसी कैसी स्कीम चाइना के अंदर भी चलती है, लेकिन चाइना में क्या किया जाता है, पहले 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर जो ट्रेनर है वो सर्टिफिकेट जारी करता है कि हाँ अब ये बंदा जो है वो बिज़नेस करने के लायक हो चुका है, अब इसको बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो ये बिज़नेस कर सकता है। उसके बाद में गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। यहाँ पर पहले पैसा देती है, फिर कहती है तुम सीखो और कुछ कर सकते हो तो करो। सेकंड, हमारे यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव क्या है कि जो कुछ नहीं करेगा वो बिज़नेस करेगा। बड़े लेवल पे नहीं कह रहे हम, छोटे लेवल पे, जैसे कि भाई जो मीडियम फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनके अंदर क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब, सेकंड प्रायोरिटी प्राइवेट जॉब। अगर दोनों ना हो तो फिर कोई छोटी मोटी बिजनेस करना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर बिजनेस का आइडिया लेके बिजनेस करने वाले लोग यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे। जबकि चाइना जो है वो इनोवेशन पे उन्होंने ध्यान दिया कि भाई जो नया हो सकता है, जितना किया जा सकता है उतना जो है वो करो। और इनकी वजह से आज के टाइम के अंदर हम देखें तो सिचुएशन ये है कि चाइना और इंडिया दोनों में से चाइना जो वो काफ़ी आगे निकल गया। भाई आज अमेरिका के साथ खड़ा है एक तरीके से, और अमेरिका चाह के भी चाइना को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि चाइना सारी जो इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी कहाँ आ रखी है, चाइना में आ रखी है। जो चीज़ें बन रही है वो कहाँ बन रही है, चाइना में बन रही है। 70-80% प्रोडक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है, चाइना के अंदर हो रहा है। लेबर उनके पास भी था, लेबर हमारे पास भी था, लेकिन वो जीत गए। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आ गई, चाइना जो है वो जीत रहा है, आज के टाइम में जीत रहा है, वो किसके ऊपर जीत रहा है, कॉस्ट पे जीत रहा है। क्लियर है कि उसका प्रोडक्ट जो वो कम कॉस्ट पे बन रहा है। कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से वो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम है उसका, मतलब अपने जो है वो रिसोर्सेज और अपनी इकोनॉमी को उसने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक छोटा सा और देश है, छोटू सा इत्तू सा देश है, जापान। एक कहावत है कि जिन तूफानों के अंदर आप लोग क्योंकि छपरे उड़ जाते हैं, उनके अंदर हम हमारे अंडरगारमेंट सुखाते हैं। जापान की रियल सिचुएशन ये है कि भाई जैसे भूकंप वहाँ दिल्ली आते हैं, वैसा अगर मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, वैसा अगर इंडिया में आ जाए तो भी इंडिया जो वापस रिकवर होने में उसको 5-6 साल लग जाएंगे। और जापान वैसे कंटिन्यू देखता रहता है, सुनामी वगैरह सब चीज़ें उसने देखी है, और वो हर इनके लिए मतलब तैयार बैठा है। ऐसी सिचुएशन होती है, हमें कभी भी आ सकता, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, मतलब नेचर उनसे लड़ के बैठा है, उनके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जापानी कहते हैं कि आप चाहे जो कर लो, लेकिन हम वापस खड़े हो जाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरने के बाद में एक टाइम ऐसा था कि जापान न के बराबर था, मतलब ख़त्म सा हो गया था, कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो मिलिट्री थी उनका और अमेरिका के बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई अब से आप अपनी आर्मी नहीं रखोगे, और अमेरिका अगर आपको कहीं ज़रूरत होगी तो अमेरिका आपको आर्मी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। अब जापानी में जो उनके सेना के लोग थे उनको सबको जब क्या कहा गया कि अब आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। और एक मिलिट्री मैन जो डिसिप्लिन है वो जब बिजनेस करेगा तो वो बिजनेस भी कैसा करेगा, विद डिसिप्लिन करेगा। जापान के जो बिजनेसमैन है उन्होंने किस पे, मॉरलिटी पे, एथिक्स पे, पंचुअलिटी पे, इन पे काम किया कि भाई काम करेंगे, अच्छा करेंगे, एथिक्स के साथ करेंगे, पंचुअलिटी के साथ करेंगे। अगर हमने बायर को कह दिया है कि 7 तारीख को सुबह 10 बजे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, मतलब 7 तारीख को 10 बजे डिलीवरी मिलनी ही चाहिए, उससे 1 मिनट पहले मिलनी चाहिए, 1 मिनट लेट नहीं। ये उनकी पंचुअलिटी उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर लेके आ गया। और इनकी वजह से इन्होंने क्या किया, क्वालिटी पे, चाइना कॉस्ट पे ध्यान दे रहा है, जापानीज किस पे दिया, क्वालिटी पे ध्यान दिया कि कुछ भी हो जाए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट रहनी चाहिए। और क्वालिटी में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या वर्ड यूज किया, 6 सिग्मा, कीजन पॉलिसी, मतलब एरर का कोई चांस छोड़ो ही मत, एरर होना ही नहीं चाहिए, एरर नाम की कोई चीज़ हमारे प्रोडक्ट के अंदर रहनी ही नहीं चाहिए। इतना उन्होंने क्या कर दिया, बारीकी से अपने पूरे सिस्टम को उन्होंने चेंज किया, पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या किया, मॉनिटर किया। कीजन का मतलब क्या है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आज जो सिचुएशन है कल इससे बेस्ट होनी चाहिए, आज जो प्रोडक्ट है कल ये प्रोडक्ट और बेस्ट होना चाहिए, परसों ये और बेस्ट होना चाहिए। इसके अंदर जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट हटाओ, और उसके अंदर जो नई क्वालिटी ला सकते हैं वो नई क्वालिटी लेके आओ, कॉस्ट पे ध्यान रखते हुए।
प्रोडक्ट आता है, जैसे उनकी एक कार आई, ठीक है, जापानीज, नॉर्मली जापानीज जो है उन्होंने सारा का सारा किस में, कार इंडस्ट्री से वो पूरी दुनिया में छाए। 12 लाख में कार है, उसका नया वेरिएंट आया 13 लाख के अंदर, और आप जाके उनसे अगर सेल्समैन से पूछ लोगे कि भाई साहब इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स हैं, वो आपको इतने फीचर्स गिनाएंगे, इतने फीचर्स गिनाएंगे, ये नया, ये नया, ये नया, ये नया। आपको लगेगा कि साला 1 लाख रुपए के अंदर इसने इतना इम्प्रूवमेंट किया कैसे, क्योंकि इनके पर्टिकुलर जो वो इम्प्रूवमेंट बताएंगे ना, उन्हीं की कॉस्ट अगर आप पता करोगे तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। आप दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि यार ऐसा कैसे कर सकता है, सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा किया और इसने जो एक्स्ट्रा सामान दिए वो 2-3 लाख 4 लाख रुपए के, कैसे, ऐसा किस तरीके से किया। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी जैसी पहले थी वैसी वैसे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। उन्होंने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूसली री इंजीनियरिंग किया कि और कैसे कॉस्ट को कम किया जा सकता है, इसी क्वालिटी को मेंटेन किए। वो उन्होंने देखा कि इस कार के अंदर कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिनका कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक पहले उन्होंने सपोज डिक्की के अंदर उन्होंने जो बूट एरिया है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एसी लगा रखी थी। अब उनको पता चला कि इसका कोई यूज ही नहीं है, तो उन्होंने वहाँ से हटा दी और उसी को कहीं और जगह फिट कर दिया। अब वो नए प्रोडक्ट के अंदर वो नई यूटिलिटी क्रिएट करेगा, और वो इस तरीके से कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूस री इंजीनियरिंग करते रहते हैं। इस वहाँ पर आया क्या, कीजन पॉलिसी, मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि आज जो है उससे कल और बेस्ट करना, कल परसों उससे और बेस्ट करना है। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कौन करते हैं, अमेरिका, चाइना। पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट ज़्यादातर अमेरिका और चाइना, अमेरिका और चाइना खुद किसके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जापानीज की, क्योंकि उनको पता है कि क्वालिटी वाइज इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे बात। तो उन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया। क्लियर। तो हमने 2 कंट्रीज के एग्जांपल दिए जिन्होंने, एक ने क्वालिटी पे और एक ने कॉस्ट पे, दोनों अलग अलग तरीके की। आप कॉस्ट के अंदर दोनों चीज़ें पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट ही पढ़ोगे। सिर्फ कॉस्ट करना ही, कम करना ही हमारा प्राइम उद्देश्य नहीं है कि भाई कॉस्ट कम कर देंगे। अगर जापानीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आदमी क्या कैसा खरीदता है कि भाई ये अब काफ़ी सालों तक चलेगा, और चाइनीज जो है वो कि अपना काम निकाल देगा। और आज के टाइम में तो चाइनीज प्रोडक्ट भी क्वालिटी पे काफ़ी अच्छे खासे हैं। भाई जैसे चाइनीज कैलकुलेटर खरीद लिया तो आपको ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कभी भी ख़राब हो सकता है, नहीं, नॉर्मली अब वो भी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो ये दोनों कंट्री अलग अलग सिचुएशन की और अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया, बिजनेस को एक्सपांड किया। हमें इन दोनों को पढ़ना है, हमारे सब्जेक्ट के अंदर इन दोनों को पढ़ना है। क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए और कॉस्ट को कंटिन्यूस किस तरीके से कम करें। अब आप पढ़ किस तरीके से सकते हो, एक तो आपका पढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना है। उसके लिए हमें इन चीज़ों में जो जो चैप्टर दिए उन चैप्टर को हम पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम निकाल देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, कर लोगे आप, सीए कंप्लीट कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रियल लाइफ के अंदर आपके मार्क्स काम नहीं आएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ जो क्लाइंट आएगा वो ये देख के नहीं आएगा कि आपने सीए फाइनल के अंदर मार्क्स कितने लेके आए, सीए इंटर के अंदर मार्क्स कितने लेके आए। वो कहेगा कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। कस्टमर को आप सर्व कर रहे हो, कस्टमर अगर आपको 10,000 रुपये दे रहा है, सिर्फ 2 मिनट के 10 मिनट बात करने के लिए अगर 10,000 रुपये दे रहा है, तो 10 मिनट के अंदर आपको उसको ऐसा आउटपुट देना है कि उसको 1 लाख रुपये का फ़ायदा हो। और वो आप उसको फ़ायदा कब दोगे भाई, आज MBA जो है वो CA से ज़्यादा कमाता है। और रीज़न क्या, बढ़िया ढंग की जगह से, एकदम लोकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर IIM वगैरह से किया है तो MBA जो है वो CA से ज़्यादा कमाता है। नॉलेज के मामले में MBA का टॉपर भी CA से कम नॉलेज रखता है। उनको इतना पता नहीं है बिजनेस का, इतना सेंस नहीं है जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हर चीज़ पढ़ रखी है बिजनेस के मामले में, हर चीज़, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे टैक्स है, अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, ऑडिटिंग है, हर चीज़ जो बिजनेस के अंदर यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे उसने पढ़ रखे हैं। फिर MBA किन कारणों से वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्यों उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, क्योंकि वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन लेंगे किससे, हमसे। हम क्या करेंगे, बैक ऑफिस में काम करेंगे, हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करके वो आगे क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, काम करेंगे और पैसा उनको ज़्यादा दिया जाएगा। हमें अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो हमें क्या करना होगा, बैक ऑफिस के साथ साथ फ्रंट ऑफिस भी सीखना होगा। जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को यूज करना भी
आना चाहिए। समझ पा रहे मत? क्योंकि आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? डाटा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? डाटा। कस्टमर आता है तो कस्टमर, जैसे अगर प्रैक्टिस की बात करें तो कस्टमर हमारे पास आया, हमारे ऑफिस में आया, वो दूसरी बार हमारे पास आएगा तो वो एक चीज़ ज़रूर देखेगा कि क्या जिस ऑफिस में मैं गया वो ऑफिस मेरे जो डाटा उनको कॉन्फिडेंशियली रखता है या नहीं रखता है। तो आप अगर सीए फाइनल में पढ़ोगे या अभी भी इंटर के अंदर ऑडिट के अंदर पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी पे बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन करनी ही चाहिए। क्लियर? क्योंकि डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है? डाटा दो लोगों के लिए यूजफुल है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए जैसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। किसके लिए रिकॉर्ड करते हैं? एक्सटर्नल यूजर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बैंक के लिए, सब के लिए। एक डाटा और होते हैं इंटरनल। सबसे ज़रूरी जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? डाटा। और वो भी कौन से? इंटरनल। रीज़न क्या है? क्योंकि जो डिसीजन होंगे, जो डिसीजन लिए जाएंगे, वो सारे डिसीजन किसके बेस पे लिए जाएंगे? डाटा के बेस पे लिए जाएंगे। लाइक आपने सीए करने का फैसला लिया होगा तो आपने क्या किया होगा? आप अपने मार्क्स देखे होंगे 10th के अंदर, या कॉमर्स लेने का तो 10th के अंदर मार्क्स देखे होंगे, उस मार्क्स के हिसाब से और जो आपके पास डाटा अवेलेबल है, जो आपका इंटरेस्ट वगैरह जो अवेलेबल है, ये भी एक तरीके का डाटा। डाटा सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता डाटा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मतलब न्यूमेरिकल और अदर देन न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। क्लियर? वो जो सारे डाटा थे, उन डाटा के हिसाब से आपने क्या किया? डिसाइड किया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए और ये करना चाहिए, सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो डाटा थे, इन डाटा के बेस पे आपने क्या किया? डिसीजन लिया। वैसा वैसा एक मैनेजर जो है वो कैसे डिसाइड करेगा, किस तरीके से डिसीजन लेगा? तो वो किसके हिसाब से लेगा? डाटा के हिसाब से। अब हर किसी की ज़रूरत जो है वो डाटा की अलग अलग है। लाइक एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर है तो वो क्या करेगा? वो देखेगा कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से मेरे कस्टमर कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन, उससे अपना प्रोडक्ट जो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई एक बंदा यहाँ है तो मुझे इस तरीके से इसके पास पहुँचाना है, इसके पास पहुँचाना है, इसके पास पहुँचाना। तो वो देखेगा कि भाई मैं एफिशिएंटली इन सबके पास आराम से अपना प्रोडक्ट है जो किस तरीके से डिलीवर कर पाऊँ। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन किसकी ज़रूरत है? कस्टमर की लोकेशन की। क्लियर? प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसके लिए कस्टमर की लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, उससे पता करना है सिर्फ कि कितनी यूनिटें सेल होने वाली हैं, क्योंकि वो उसके बेसिस पे क्या करेगा? अपने गुड्स जो वो प्रोड्यूस करेगा। समझ पा रहे हो बात? तो दोनों मैनेजर के लिए अलग अलग सिचुएशन, दोनों मैनेजर की सिचुएशन अलग है, उस वजह से दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा है वो अलग अलग है। समझ पा रहे हो बात? तो प्राइम, जो सबसे प्राइम चीज़ है वो क्या है? डाटा। कि भाई डाटा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये जो डाटा, इसी के बेस पे मैं सबसे पहले तो बात करूँगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग और ये फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या हुआ, किस तरीके से इसका नाम चेंज हुआ और ये सारी चीज़ें जो वो हुई। बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेम किससे किया जाएगा? जो पैसा लेके आएगा। भाई जो पैसा कमा के देगा। अगर 100 एम्प्लॉय में से 2 एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो एम्प्लॉयर जाहिर सी बात है उनसे ज़्यादा बात करेगा, उनसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा, क्योंकि पता है एम्प्लॉयर को कि पैसा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है। जाहिर सी बात है। वैसा वैसा बिजनेस के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करवाने में मदद करेगा उसको क्या किया जाएगा? उसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाएगा। पहले के टाइम में क्या था? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वाले बंदे पर ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो कंपनी करती, क्योंकि उनको पता था कि प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली ये सेल करते हैं, रेवेन्यू ये कलेक्ट करके लेके आते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है? अब पता चल गया कि भाई सेल प्राइस जो फिक्स है, अगर आपको प्रॉफिट या अगर आपको मार्जिन जो वो इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा? कॉस्ट कम करनी होगी। पहले कॉस्ट डिपार्टमेंट साइड में पड़ा रहता था। लाइक 50 कमरे तो एक कमरे में कहीं साइड के अंदर बैठा है, उसको मेन बोर्ड मीटिंग में बुलाने की लोग हिम्मत नहीं करते थे, न बुलाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई 11 रुपये कॉस्ट लग रही, चलो रहने दो, 5 मिला के 16 में सेल कर देंगे, मार्केटिंग ज़्यादा करेंगे, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करेंगे, सब कुछ अपन करेंगे, लेकिन उस कॉस्टिंग वाले को साइड में रख दिया। लेकिन आज पता चल गया कि भाई आप कितनी मार्केटिंग कर लो, प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्राइस फिक्स है। 15 रुपये में सेल हो रहा है, 15 रुपये से ज़्यादा आप उसको सेल नहीं कर सकते।
अब अगर उसे मार्जिन बढ़ाना है तो उसे प्रोडक्ट तो ज़्यादा सेल करने हैं, वो तो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके साथ साथ उसे कॉस्ट कम करनी पड़ेगी अगर उसको प्रोडक्ट पे अर्निंग उसकी इंक्रीज करनी है। कि कॉस्ट 12 से 11 हो जाए तो अपना मार्जिन 4 रुपये हो जाएगा, अगर 11 से 10 हो जाए तो मार्जिन एक और बढ़ जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ से अब क्या किया गया, इंपॉर्टेंस दी गई और उनको कहाँ ला के बैठाया गया, यहाँ पर बैठाया गया। फिर बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग थी, अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों है। पहले कॉस्ट डिपार्टमेंट जो था वो साइड में था, अब जो है वो कॉस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड है वो कहाँ बैठा है, मैनेजमेंट के अंदर बैठा है। वो कहाँ बैठा है, मैनेजमेंट के अंदर बैठा है। वो खुद भी डिसाइड करता है, वो जो उनके डिसीजन मेकिंग होती है उनके अंदर अब पार्टिसिपेट करता है, उनके साथ बैठता है और वो बताता है कि भाई इस प्रोडक्ट को इतने में बनाया जाएगा और इससे कम में अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुमकिन नहीं है। इसमें अभी के हिसाब से सिचुएशन ये है कि इसमें इस प्रोडक्ट को बनाने में 13 रुपीज़ लगेंगे, तो और सेल प्राइस फिक्स है 15 रुपये, तो आपको 2 रुपये मार्जिन होगा। अगर 2 रुपये में आपको जमता है तो बनाते हैं, और अगर आपको नहीं जमता है तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमारा चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 13 से 12 पे लेके आए। तो लोगों की निगाहें उस पर है, वो जब कॉस्ट कम करेगा तो कंपनी का मार्जिन जो वो बढ़ेगा। तो वो जो साइड में बैठा था वो अब कहाँ आके बैठ गया, मैनेजमेंट के अंदर बैठ गया। तो वहाँ से अब इसको क्या किया गया, अब इसको की मैनेजरियल पर्सन जो है, की मैनेजमेंट पर्सन जो है उनके अंदर इसको जगह मिली कि भाई हाँ ये बिज़नेस को अगर ग्रो करना है तो इसको ध्यान रखना होगा, अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो हम आगे नहीं चल सकते। तो इनको क्या कहा गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा गया। नाम भी चेंज किया गया कि अब से जो है वो कॉस्ट ये डिपार्टमेंट जो है ये हमारा प्राइम डिपार्टमेंट में, जैसा मार्केटिंग है वैसा वैसा ये डिपार्टमेंट भी उतना का उतना इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अब जैसे आप कोई भी बिजनेस करोगे और करना ही होगा, आगे करना ही चाहिए, करते हो या नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस जो आगे आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इतना नॉलेज होने के बाद अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। लाइक आपने पिछले इतने सालों से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और वो भी सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, 11 से आप सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोगों को कंसल्टेंसी ना दें, उसके अलावा भी अपना और जो भी बिजनेस हो जो आपको अच्छा लगे वो बिजनेस साथ ही साथ करें, जरूर करें। सीए करने के बाद सिर्फ जॉब के अंदर अटके न रहे। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ सालों के लिए ज़रूर जॉब कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस और बिजनेस, खुद का बिजनेस जो हो एम्पायर खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जॉब एक टाइम तक ठीक है, आपने की 4 साल 5 साल की ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर ग्रोथ करनी है, इतनी सीए की जितनी पढ़ाई की उसके बाद में अगर सिर्फ आप जॉब ही कर रहे हैं तो फिर आपको सीए की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आज ही छोड़ देनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस के अंदर शुरुआत के अंदर ज़रूर दिक्कत होती है, लेकिन अगर कोई बंदा 4 या 5 साल के अंदर प्रैक्टिस लेके बैठा है तो आराम से अपना गुजारा कर सकता है और अच्छा खासा गुजारा कर सकता है। रियल फैक्ट बात है भाई। कोई कहता है कि नहीं प्रैक्टिस में पैसा नहीं, खूब पैसा है, कोई मतलब चिंता की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत किन को आ सकती है, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा उनके लिए दिक्कत हो सकती है, बाकी पैसा खूब है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये यहाँ से क्या हुआ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फिर कॉस्टिंग के अंदर क्या हुआ, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ाऊँगा, जो आज तक की कॉस्टिंग के अंदर जो आज तक की नॉलेज है वो दूंगा। अगर आप यहीं तक रहे तो आपकी ग्रोथ नहीं है, आपको इससे आगे सीखने की कोशिश करना होगा। आपको जो बिज़नेस कर रहे हो या जो बिज़नेस आप देख रहे हो उस बिज़नेस के अंदर इनको यूज करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुक की बातें, ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए यूजफुल है। इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो बात हम करेंगे वो इसके अंदर यूज करें। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉस्टिंग के अंदर भी क्या है, 2 एरा में बांटे गए। जैसे हमने बिजनेस को 2 एरा में बांटा, सेल एरा और मार्केटिंग एरा, वैसा वैसा कॉस्टिंग को भी हमने 2 एरा में बांटा है। कैसा, एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल एरा कौन सा, जब वो एक साइड में बेचारा बैठा था कॉस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, और मॉडर्न एरा कब, जब वो मैनेजमेंट के साथ बैठा है। इस मॉडर्न एरा में आप क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, डिसीजन मेकिंग। जो आपका इंटर का सिलेबस है उसके अंदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्स है, लेकिन आपका जो सीए फाइनल है वो कम्प्लीटली मॉडर्न एरा पे ही बात करता है, डिसीजन मेकिंग पे ही बात करता है।
डिसीजन मेकिंग कैसा, इसके अंदर एक चीज़ आती है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कि मेरी कॉस्ट कितनी लगी और उससे बेनिफिट कितना हुआ। अगर सपोज मेरी कॉस्ट लग रही 10 रुपये और मुझे बेनिफिट हो रहा 12 रुपये, तो मुझे वो काम करना चाहिए। तो ये जो मॉडर्न एरा है ये मेनली किस पे बात करता है, डिसीजन मेकिंग पे। यहाँ पर जो मॉडर्न एरा की जो आप कॉस्टिंग पढ़ोगे उसके अंदर आप डिसाइड करोगे वेदर टू शट डाउन और नॉट, क्या हमें शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए और नॉट, क्या बिजनेस कंटिन्यू करें या नहीं करें, वेदर सेल प्राइस टू बी इंक्रीज और नॉट, क्या हमें सेल प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमें हमारा रॉ मटेरियल चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करेंगे तो हमें उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी और बेनिफिट कितना होगा। अगर बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो हमें करना है, अगर बेनिफिट कम हो रहा है तो हमें नहीं करना है। इस तरीके के डिसीजन जो वो आपको देखने को मिलेंगे। लाइक आप पढ़ोगे मार्जिनल कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि डिसाइड किस तरीके से किया जाता है कि भाई ये यहाँ पर तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मेनली एक ही टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वहाँ पर आप देखोगे कि भाई किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। बाकी छोटे मोटे डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो आप में हर चैप्टर में क्रिएट की जाएगी। लाइक मेटेरियल चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज की जाए वगैरह, सारा का सारा जो डिसीजन है वो सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप बेस सीखोगे कि किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। सी फाइनल के अंदर एक्चुअल केस स्टडी के साथ आप सारी कुछ चीज़ें जो सीखोगे। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, कॉस्टिंग के अंदर कंटिन्यूस जो वो इम्प्रूवमेंट होते गए। दो वर्ड और आए जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट की वजह से, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल मतलब आज मेरी कॉस्ट 10 रुपये लग रही है, इस 10 रुपये को मैं किस तरीके से 10 से 11 ना होने दूँ, उसके लिए मैं जो भी करूँगा वो सारे क्या कहलाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल। ये जो 10 रुपीज़ लग रहे हैं इसको 9 कैसे किया जाए, 8 कैसे किया जाए, ये किस में आता है, कॉस्ट रिडक्शन में। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस करेंगे, चाहे जॉब करेंगे, कहीं पे भी कुछ भी करेंगे, आपके लिए कॉस्टिंग जो वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉस्टिंग जानेंगे तो आप अपने क्लाइंट को, अगर सर्विस दे रहे हैं तो अपने क्लाइंट को और ज़्यादा कुछ दे पाएंगे, एडिशनल बेनिफिट दे पाएंगे और उनको कुछ चीज़ें समझा पाएंगे जिनसे उनको बेनिफिट होगा और अल्टीमेटली आपकी अर्निंग होगी। अगर खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आप खुद बिजनेस के अंदर इन सारी चीज़ों को जो आपने पढ़ रहे हैं, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, जो एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो आपके लाइफ के अंदर काम ना है। सारी आपके काम ली जा सकती है, सारी आपके बिजनेस के अंदर काम आई जा सकती है। तो ये सारे जो यहाँ पढ़ेंगे हम, वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हो। वेदर आप कंसल्टेंसी देंगे, वेदर आप जॉब करेंगे और चाहे आप अपना बिजनेस करेंगे, जो भी सिचुएशन होगी आप इन सबको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन इनको यूज आप तभी कर पाओगे जब आप इन चीज़ों को सिर्फ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ोगे, आप इनको समझोगे और किस तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है वो चीज़ें समझने की कोशिश करोगे। ताकि जो हम बात कर रहे हैं कि भाई स्किल होनी चाहिए, तो ये स्किल यही है भाई। एजुकेशन अलग है और एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन अलग है। पढ़ना आसान है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, कोई भी आदमी याद कर सकता है, रट सकता है और उसको लिख के मार्क्स ला सकता है। लेकिन जो आपने पढ़ा है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो यूज अगर आप करना सीखोगे तो वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा वो इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज ये सिर्फ डाटा है। अदरवाइज जो आप सारा कुछ पढ़ रहे हो सी एंट्री के अंदर, वो सारा का सारा डाटा है। अगर आप इनको यूज नहीं कर सकते तो सिर्फ डाटा ही रह जाएगा। और अगर आपने इनको यूज़ करना सीख लिया तो ये डाटा आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाले डाटा हो जाएंगे। आपके डिसीजन की रिक्वायर्ड इनपुट होगा जिसको यूज़ करके आप डिसीजन लोगे। तो आप डिसीजन लेने, डाटा को सिर्फ डाटा ही ना रहने दें, डाटा को किस तरीके से डिसीजन में यूज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें सीखने के लिए हम यहाँ कोशिश करेंगे। अभी शुरू की 2-3 क्लास के अंदर हम किसी चैप्टर को शुरू नहीं करेंगे। हम शुरू में 2-3 क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम एक बार बेस समझ लेंगे, क्यों पढ़ना ये समझ लेंगे, कितना ज़रूरी ये पढ़ना ये समझ लेंगे, तो उसके बाद में हम बाकी सारी बातें जो करेंगे, मतलब चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो शुरू के 2-3 दिन हम इसी में कोशिश करेंगे। अब ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्रेम बनाए रखें, मुझसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।